नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। सबसे पहले बात करेंगे जालौन की, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जालौन के कौंच एसआरपी इंटर कॉलेज पहुंचे और वहां उन्होंने माधोगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी मूलचंद निरंजन के समर्थन में जनसभा की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौसम खराब होने के चलते तय समय से 1 घंटा देरी से पहुंचे। तो जालौन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और यहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि माधोगढ़ सीट से प्रत्याशी हैं मूलचंद, जिनके समर्थन में जेपी नड्डा प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मूलचंद के लिए वोट की अपील की और इसके साथ ही जिस तरीके से हमने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, इसके साथ ही गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है और अब उसमें बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है और यही वजह है कि बीजेपी ने वेस्ट यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उसके दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता वो प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जालौन पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट से नामांकन भर दिया है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह नामांकन के दौरान साथ थे। सीएम के नामांकन भरने के दौरान समर्थकों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट से अपना नामांकन भर दिया है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे और भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति भी इस दौरान देखने को मिली है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ रहे हैं, और यह अपने आप में एक बड़ी बात कि एक बार फिर से गोरखपुर, क्योंकि जहां से वो लगातार सांसद रहे और अब विधायक का चुनाव भी यहां से लड़ रहे हैं। कुशीनगर के फाजिलनगर विधानसभा 332 सीट से नामांकन के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब जब मेरा कोई राजनीतिक फैसला होता है और जिस पार्टी को मैं छोड़ता हूं उसका बहुत ही बुरा हश्र होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है। समाजवादी पार्टी की रफ्तार देख अब वो बैकफुट पर आ गए। 10 मार्च के परिणाम के बाद जो दूसरों की गर्मी निकालने की धमकी दे रहे हैं, उनकी गर्मी भी 10 मार्च को निकाल दी जाएगी। 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलाना तो दूर, अपने मठ से भी बाबा निकल नहीं पाएंगे। बीजेपी के कद्दावर मंत्री मोती सिंह दर्जनों समर्थकों के संग नामांकन भरने पहुंचे। इस दौरान उनके पुलिस कर्मियों के साथ नोकझोंक हो गई। आपको बता दें कि समर्थकों को बैरिकेडिंग के पास रोके जाने से मोती सिंह नाराज हो गए और पुलिस कर्मियों की जमकर फटकार लगाई। वहीं मंत्री जी की फटकार का ये वीडियो अब लगातार कैमरे में कैद हो रहा है। आपको बता दें कि राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अरे चलिए, सहायक है क्या? हद कर दियो। रमाशंकर कानून बता रहे हो। प्रतापगढ़ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस कर्मियों को जमकर फटकार लगाई गई है पट्टी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार की ओर से। यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों से किस तरीके से बहस भी की गई। हम भी नहीं जाएंगे। मोती सिंह की पुलिस से नोकझोंक की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अरे चलिए, सहायक है क्या?
हट कर दियो रमाशंकर कानून बता रहे हैं उसका चल। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी मथुरा पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। जनार्दन की सेवा के लिए पूरी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद था और सरकार पूरी ताकत के साथ जुटी। परिणाम था कोरोना की दूसरी लहर को हमने नियंत्रित किया और आज तीसरी लहर हम लोग नियंत्रण में कर चुके हैं। कोरोना प्रदेश की जनता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जैसे दंगों के दंगा बोतल में उनके जिन्न को बंद करके सदैव के लिए दंगे प्रदेश के लिए बंद करवा दिए, ऐसे कोरोना भी सदैव के लिए समाप्त होगा। लेकिन भाइयों बहनों, याद करिए, कोरोना कालखंड में जीवन भी बचाया और डबल इंजन की सरकार है तो राशन की डबल डोज देने का काम भी किया। डबल डोज राशन मिल रहा है ना, 2 बार राशन। ये कौन दे रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, पहले ये गरीबों का राशन कहां चला जाता था? कहां चला जाता था? हमारी सरकार ने 43 लाख से अधिक गरीबों का मकान बनाया। पहले सरकार बनती थी, मुख्यमंत्री अपना बंगला बनाता था। मैंने कहा भाई मैं किसके लिए बनाऊंगा, मेरे लिए तो प्रदेश के 25 करोड़ जनता ही परिवार है, इनका मकान बना दो भाई, इन्हीं का मकान बनाओ। 43 लाख गरीबों का मकान बनाया। और कल ही आपने केंद्र सरकार का बजट देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने 80 लाख अन्य लोगों के लिए मकान स्वीकृत कर दिए हैं। 80 लाख। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के शौचालय बने। 1 करोड़ 43 लाख गरीबों को फ्री में बिजली पहुंचाई गई और 1 लाख 21 हजार से अधिक मजरों में विद्युतीकरण का काम हुआ। अब तो हम हर घर नल की योजना में नया कार्य जल जीवन मिशन में करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, चौधरी साहब हमें बार बार कहते थे छाता चीनी मिल के बारे में, हमने तो स्वीकृत कर दिया, पैसा भी इसके लिए दे दिया है। ये जो सड़कों के सब सड़कें हैं ना, इन सड़कों के चौड़ीकरण का भी स्वीकृति करके पैसा भी रिलीज हो गया है। कार्य भी होने जा रहा है बहुत शीघ्र। हाईवे हो या रेलवे, सड़क को बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कों के निर्माण कार्य का हो या फिर ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, चीनी मिल के पुनरुद्धार का कार्य हो या प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन देने का कार्य, ये सरकार डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कार्य कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ये पेंशन, ये राशन, ये मकान, ये शौचालय, ये सड़कों का निर्माण, ये चीनी मिलों का निर्माण, ये तीर्थों का विकास, पहले पैसा कहां जाता था? बताओ कहां जाता था? सुनना चाहते हो कहां जाता था? भाजपा सरकार के आने के पहले सपा सरकार के समय या बसपा सरकार के समय ये पैसा कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। इत्र वाले मित्र के घर में।
समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आगरा पहुंचे। चुनावी दौरे के बीच पत्रकारों से संवाद करते हुए रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि बीजेपी सरकार के दावे खोखले हैं। अंबेडकर नगर ने नागरिकों को जो अधिकार दिए, उन मूल्यों को बचाने के लिए ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के लिए एक विकल्प है। लाठी बुलडोजर चलाने से आगरा का विकास नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा है कि आगरा और आसपास के लोगों से मेरी अपील है कि इस बार गठबंधन की मदद करें, सभी प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करें। ताजमहल और कारोबार ने दुनिया में भारत और उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा को बनाया है। आगरा मेल जोल का शहर है। बेड़ई जलेबी का मेल जोल आगरा में ही दिखाई देता है। कारोबार हमें जोड़ता है, लेकिन नफरत करने वाले लोगों को इस बार आगरा की जनता रिजेक्ट करेगी। लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है, लोग इस गठबंधन की मदद करें। यह संविधान बचाने का भी चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया जिससे देश चलना है। ये चुनाव लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए जहां समाजवादी पार्टी हर वर्ग को जोड़ रही है, हमारा गठबंधन बहुरंगी है, सब तरह के लोग हमारे साथ हैं। ये एक रंगी लोग बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको भी खत्म करना चाहते हैं। इसलिए जहां सवाल बड़े बड़े हैं, जयंत चौधरी जी ने जिस तरह कहा कि किसान का बड़ा सवाल है, जहां किसान की आय दोगुनी होनी थी, आज महंगाई के कारण और सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे किसान की आय। गाजियाबाद हापुड़ नेशनल हाईवे के छजारसी टोल टैक्स पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ। चुनावी प्रचार के दौरान ओवैसी की गाड़ी पर 3-4 राउंड फायरिंग की गई। इस हमले को लेकर एआईएमआईएम के समर्थकों में जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। इस मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लिहाजा मौके का एक लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दोनों आरोपी गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर जिस तरीके से हमला किया गया है, कई राउंड फायरिंग की गई है, उसको लेकर अब केंद्र सरकार की ओर से उनको ज़ेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। हालांकि इसको लेने से इनकार किया गया है ओवैसी की ओर से और उनका यह कहना है कि उनको कैद में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है और वो जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर नहीं होना चाहते और इसीलिए उनको ऐसी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, जबकि सरकार को कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई तो मैं बोला, मैंने कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन मेरी सुरक्षा में चूक हुई, इस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है। इसको लेकर भी ओवैसी ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी पर हमले को लेकर सवाल उठाए। सिद्दीकी ने कहा कि ओवैसी पर हमला हुआ या करवाया गया, साथ ही उन्होंने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जनता के हर मामले में कांग्रेस आगे आ रही है और यही वजह है कि 2022 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार भी बना रही है। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनका यह कहना है कि ओवैसी के ऊपर जो हमला हुआ है, अब वो पता नहीं कि हमला उनके ऊपर किसी ने किया है या उन्होंने खुद
इस हमले को करवाया है ताकि उनको सहानुभूति मिल सके, इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम जरूर है। चुनाव प्रचार में आया हूँ। हमारे सामने माननीय विनोद बंसल जी हैं। इनके लिए कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के शक्ल में वोट मांगने आया हूँ और मैं स्टार प्रचारक हूँ। मेरी ड्यूटी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह में पहुँचूँ और दूसरी जगह हमारे बड़े नेता पहुँच रहे हैं। प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी हैं छत्तीसगढ़ के, चन्नी जी पंजाब के मुख्यमंत्री, सब लोग पहुँच रहे हैं। उसी क्रम में मैं भी आया हूँ वोट मांगने। आजमगढ़ में सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की साल 2013 में हुई हत्या, सीपू हत्याकांड के मुख्य आरोपी माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू को हत्याकांड के मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को मुकदमे के लिए गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया, जहां आरोपियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये रंजिशन हुआ। कुंटू सिंह का बयान न होने पर अदालत ने उन्हें आजमगढ़ मंडल कारागार में बयान तक रखने का आदेश जारी किया। इधर आ रहा है मोबाइल। स्पोर्ट्स हमें पूरी उम्मीद है और हम लोग की गवाही हो चुकी है और 313 बनना था और उम्मीद है कि हमें जो है कि आज 313 भी बन जाएगा और कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है, पूरी न्याय की उम्मीद है हमें। किस तरीके का चाहते हैं आप? बिल्कुल उसको फांसी होनी चाहिए, उसने ऐसा अपराधी किया है और जो उसका अपराध है उस जो है हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कोर्ट उसको जो है फांसी देगी। 313 की प्रक्रिया में लगभग प्रक्रिया चल रही है 313 की, 3 लोगों का 313 बचा हुआ है। अब आगे जो फाइल है वह अभी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है, त्वरित कार्रवाई चल रही है न्यायालय द्वारा, तो आगे प्रक्रिया चल रही है। कब तक उम्मीद है? अब न्यायालय प्रक्रिया चल रही है, न्यायालय के अनुसार है, अब न्यायालय चला रही प्रक्रिया, त्वरित गति से चलेगी। इधर आ रहा है मोबाइल। फोटो खींचे और अब खबर है बाराबंकी से, जहां दुष्कर्म का मामला सामने आया। आपको बता दें कि घटना 11 दिन पहले की है। पीड़िता ने पुलिस पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही पीड़िता की बहन ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई दिनों से पुलिस थाने के चक्कर लगवा रही, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। हाँ, हमसे कहें कि हम तुम्हारी लड़की को 8 दिन अपने कस्टडी में रखेंगे। क्यों? अब पता नहीं इसका काहे के लिए अम्बेडकर करने। कौन कह रहा था ये? महिला हमसे सर, हमसे महिला सिपाही की दरोगा कोई नहीं, सिपाही साथ में गई थी। तो कहें कि तो मेडिकल हो गया, तो कहें हाँ हो गया। कितने दिन पहले घटना है ये घटना जो हुई है कब हुई है? 22 तारीख को उतरे तो फिर पूछी तो माँ दीदी से कहें काम के ना ही सुने, माँ दीदी ने सिखाया अपने मन से कही थे। तो फिर उन्हें कहीं कि चलो अंदर लेके गए, कहीं तुम यहाँ बैठ रहा तो हम यहाँ बैठ रहे। तो उसके बाद कहीं कि फिर अंदर डॉक्टर से लगे ले गए, तो इंसाल वड़े दिन तो इंसाल हटा रहा, बस हमें आके पास में देखिन, बस जो उन्हें हाथिन देखिन तो हम जा रहा तो हम बताएं तो हमका दवा दे दिन, बस कहीं जब तक।
एडीजी बीआर मीणा इन दिनों चर्चा में हैं। दरअसल पुलिस बल में एडीजी पद पर तैनात बीआर मीणा ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जो बहुत ही अनोखा है। आपको बता दें कि आपको पीएससी बीआर मीणा का एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें एडीजी ने सभी पीएससी कार्यालयों को आदेश जारी किया है। एडीजी ने सभी कार्यालयों में खुद की तस्वीर लगाने का निर्देश जारी किया है। साथ ही फोटो खरीदने के लिए लखनऊ की दुकान का पता भी बताया। और अब खबर है महोबा से, जहां चुनावी चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि 4.5 किलो चरस के साथ महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला की पहचान शैलू निशा के रूप में हुई, जो बिहार प्रदेश की रहने वाली है। फिलहाल चरस की तस्करी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्त में लेकर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही तस्करी के गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुट गई है। महोबा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने महिला चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह बड़ी कामयाबी पुलिस को यहां पर मिली है और 4 किलो चरस के साथ इस महिला को गिरफ्तार करने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। महिला के खिलाफ बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज हो चुका है और बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश में भी पुलिस अब जुट चुकी है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये कोई एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें ये महिला तो शामिल थी ही, लेकिन इसके अलावा क्या और भी कोई लोग इसमें शामिल थे, इस तस्करी को अंजाम दे रहे थे। नशा तस्करी का ये मामला जिसकी अब तह तक जाना चाहती है पुलिस, और यही वजह है कि 4 किलो चरस के साथ एक महिला को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। और फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।